नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। आज दिन भर में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर विपक्ष एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने लगा है। 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया। विपक्ष के दलों ने एक संयुक्त बयान में बहिष्कार की जानकारी दी। उन्होंने कहा, जब संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही खींच लिया हो, ऐसे में हमें नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विपक्षी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को राजनीति से ना जोड़ें। हमने आप सबको आमंत्रित किया है। हमारी इच्छा है कि सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। विपक्ष इसी को लेकर नाराज है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने की मांग कर चुके हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, लेफ्ट, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अन्य दलों ने कहा कि वे नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसे में सियासत जोर पर है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तरफ से भी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का अब बहिष्कार कर दिया गया है। हालांकि ओवैसी की तरफ से पिछले दिनों ये कहा गया था कि नए संसद भवन की जरूरत है और इसकी पेशकश लोकसभा में उन्होंने की थी। लेकिन जिस तरह से अब लगातार विपक्षी पार्टियां एकजुट नजर आ रही हैं और इस उद्घाटन समारोह का लगातार बहिष्कार कर रही हैं, इस बीच बातचीत करने के लिए सपना जुड़ गई है स्टूडियो से। सपना, नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले जिस तरह की सियासत हो रही है, ये माना जाए कि चुनाव को लेकर अभी से अपनी अपनी तैयारियां जो है पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए पूजा, जिस तरीके से लगातार संसद को लेकर, नए संसद भवन को लेकर सियासत का दौर चढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें विपक्षी दलों की तरफ, अगर हम नजर डालें तो तमाम विपक्षी दल इसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा, तो जिस तरीके से लगातार सियासत परवान चढ़ रही है, उसमें सबसे पहले देखा गया है कि एक तरफ जहां पर कुछ पार्टियां इसका बहिष्कार कर रही है, तो कुछ ऐसी पार्टियां भी निकल कर आ रही हैं जो इसका समर्थन कर रही है। इसमें मायावती का एक ट्वीट मैं उसका जिक्र करूंगी। मायावती का ट्वीट जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और मायावती का ट्वीट जिसमें वो साफ तौर पर पीएम मोदी का समर्थन करती हुई नजर आ रही। तो ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टियों के बहिष्कार करने के बावजूद भी कुछ ऐसे अन्य दल हैं जो इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं, जो पूरी तरह से इसको लेकर अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं और पीएम मोदी को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। जी पूजा, लेकिन सपना, जिस तरह से हम समर्थन की बात कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी लगातार ये कह रही है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। खुद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को बुलाया गया है, सभी को हमने जो है बुलाया है और हमारी इच्छा है कि सभी उसमें शामिल हो, ना कि इस पर राजनीति करें, क्योंकि राजनीति करने के लिए तमाम और मुद्दे हैं। लेकिन नए संसद भवन पर राजनीति करना ये कितना सही माना जाए? देखिए पूजा, जब हम बात करते हैं विपक्ष की, तो विपक्ष का काम ही है मुखर होकर किसी भी मुद्दे पर बार बार बेरोक टोक करना, बिना वजह की टीका टिप्पणी करना। और अभी जो जिस तरीके से लगातार संसद को लेकर 21 विपक्षी पार्टियां ऐसी है, कांग्रेस को मिलाकर 21 विपक्षी दल ऐसे हैं जिन्होंने इसको लेकर पूरी तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। राहुल के एक ट्वीट का जिक्र करना चाहूंगी, जिनमें राहुल ने साफ तौर पर सबसे पहले मोर्चा खोला था। राहुल गांधी ने इसे असंवैधानिक बताया। तो किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर ये पूरा विवाद उठ रहा है, और इसको लेकर अब जो मामला है पूजा, मैं एक और अपडेट देना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। फिलहाल देखना दिलचस्प है कि इस मामले को लेकर आगे क्या रुख कोर्ट की तरफ से किया जाता है और मामले को लेकर जो पेटिशन डाली गई है उस पर कोर्ट की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन जिस तरीके से संसद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है इन दिनों, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष, अब इसमें मैं एक और जिक्र करना चाहूंगी पुष्कर सिंह धामी का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने मीडिया में एक बात कही जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो कांग्रेस उसमें विघ्न डालने का काम करती है। किस तरीके से एक बड़ा बयान देते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान काफी ज्यादा
सुर्खियों में रहा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इतना ज्यादा हल्ला मचाने के बावजूद भी तमाम विपक्षी दलों को बड़े ही सभ्य तरीके से न्योता देते हुए सीएम योगी नजर आए। तो जो पक्ष है यानी कि केंद्र सरकार, उनका रवैया काफी ज्यादा नरम है इस पूरे मामले में। वहीं जिस तरीके से विपक्ष मोर्चा खोल रहा है वो अपने आप में दिखा रहा है कि देश का, लेकिन सपना विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो है पूरी तरीके से जो है एक राष्ट्रपति का अपमान है, इसे राष्ट्रपति के अपमान से जोड़ा जा रहा है, उनको ना बुलाना लोकतंत्र का अपमान कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है। देखिए ये विपक्ष का कहना है और जिस तरह से राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है, ऐसे में वो लगातार इससे इसलिए भी जोड़ रहे हैं कि आपने राष्ट्रपति तक को जो है नहीं बुलाया है और उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की लगातार मांग हो रही है और एक के बाद एक जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार अब समर्थन करती हुई जो है उन तमाम पार्टियों को नजर आ रही है जिन्होंने अब तक इसका बहिष्कार किया था। देखिए मामला जो आप जिस तरीके से मुझे बता रही हैं राष्ट्रपति को लेकर, और ये संवैधानिक रूप से जरूरी भी है, लेकिन जिस तरीके से हम अगर हम बात करे जाएं, अगर हम भूतकाल की तरफ नजर डालते हैं यानी कि पास्ट में नजर डालते हैं, तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो कि उस समय नेहरू जी के काल में पूरे किए गए थे। और जब जवाहरलाल नेहरू जो उस समय 1947 के दौर की अगर हम बात करते हैं तो संसद का उस समय जब उद्घाटन हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था। तो किस तरीके से पहले भी ऐसी चीजें हो चुकी है और इसको लेकर जो है विपक्ष, इसको लेकर माफ कीजिएगा, इसको लेकर जो बीजेपी है और उनकी तरफ से भी कई नेताओं के बयान आ रहे हैं कि इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के समय मतलब जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे, तो उसमें साफ तौर पर पूरी तरीके से बात कही गई है कि इससे पहले भी बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, यानी कि कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्रियों ने किया था। तो अब जब बात आती है इस सरकार में तो इतना हल्ला मचाना क्यों? तो सबसे बड़ा सवाल यही है यहाँ पे पूजा। लेकिन जिस तरह से सेंगोल को लेकर अब जो है विरोध शुरू हुआ है, अब तक ये कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति का जो है अपमान से जोड़कर इसे देखा जा रहा था कि लोकतंत्र का ये अपमान है राष्ट्रपति को नहीं बुलाना। अब सेंगोल को लेकर जो है लगातार बवाल हो रहा है कि सेंगोल की स्थापना नहीं होनी चाहिए वहां पर, जबकि ये जो है हिंदू परंपरा से लगातार जुड़ा हुआ है और बेहद अभिन्न अंग है। इसको लेकर जो असम के मुख्यमंत्री है हेमंत शर्मा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो है ये हमारी जो संस्कृति है, हमारा देश है, उसका एक अभिन्न हिस्सा है। अगर वो वहां पर लगाया जा रहा है तो ऐसे में क्यों दिक्कत हो रही है विपक्षी पार्टियों को? देखिए विपक्ष का काम ही है हर मुद्दे बनाना और मुद्दे बनाना उनका ये उनकी परंपरा रही है मुद्दे बनाना, क्योंकि जब भी कोई शुभ काम होता है विपक्ष का काम है उसमें विघ्न डालना। और साफ तौर पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयान में ये बात की झलक देखने को मिल रही कि जिस तरीके से विपक्ष का काम है मुखर होकर हर चीज को लेकर बयानबाजी और टीका टिप्पणी करना। और इसमें पूरे जो ये पूरा निकलकर सामने आया उसमें यही मैं कहूंगी कि जो सेंगोल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये प्राचीन काल का एक जो अध्यात्म चिन्ह है, यानी कि जो सेंगोल है वो चौल वंश और मौर्य वंश से इसका संबंध रहा है। तो इसका इतिहास काफी लंबा है, मैं इतिहास की तरफ नहीं जाऊंगी, इतिहास इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, बहुत पुराना इसका इतिहास रहा है। लेकिन फिलहाल वर्तमान में सेंगोल को लेकर जो विवाद उठ रहा है उसमें यही है कि प्रधानमंत्री के जो उद्घाटन को लेकर कि प्रधानमंत्री सेंगोल की स्थापना करेंगे, और उसके बाद फिर जब सेंगोल की स्थापना को लेकर एक बात और सामने है कि संसद भवन में सेंगोल को रखने की बात आ रही है, तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, आप बनी रहिए सपना, और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। उधर हमारी सहयोगी रूही खान ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी से नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाने को लेकर बातचीत की है। बातचीत के दौरान प्रमोद तिवारी ने कहा कि लगभग 20 दल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं, जिनमें अब एक और दल जुड़ गया है। जिस तरीके से राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है उससे कांग्रेस पार्टी समेत सभी 20 पार्टियों ने विरोध किया है। आगे और क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनाते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, ऐसे में 19 दल हैं जो इसका बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, किस तरह आप ये चीज देखते हैं? लगभग 20 दल हो गए और देश की 100 करोड़ से ज्यादा जनता जिस तरह राष्ट्रपति जी का अपमान हो रहा है उसमें दुखी है, और इसीलिए दुखी मन से संविधान की परंपराओं की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी सहित 20 दलों ने बहिष्कार का निर्णय लिया। हम सिर्फ बहिष्कार कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम जब संसद में मर्यादाएं टूटे, जब
संविधान की हत्या हो रही हो तो ना हम उसमें साझीदार बनेंगे ना भागीदार बनेंगे। क्योंकि विपक्ष का कहना यह है कि जब पहले निर्माण की बात हुई तब भी विपक्ष पार्टियों ने उंगलियां उठाई थी। अब ऐसे में उनको एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि नए संसद भवन है और बहुत सम्मानित जगह हो है। अरे प्रधानमंत्री जी कहीं और फोटो खिंचवा लें, कोई जरूरी कि यही फोटो खिंचवाना जरूरी है? सिंगल फ्रेम चाहते हैं वो चाहते हैं राष्ट्रपति न रहे, पत्थर पे नाम रहेगा तो उनका, क्यों नहीं वो राष्ट्रपति को बुलाते, उनसे कराते और खुद बैठते हैं उसमें। तो राष्ट्रपति जी की फोटो नहीं पसंद उनको। लेकिन सरकार की तरफ से ये भी कहना है कि बार बार विपक्षी पार्टी एनडीए की तरफ से ये है कि महात्मा गांधी की इसमें मतलब उनका अपमान हो रहा है। तो किस तरह अपमान उनका हो रहा है? अरे गोडसे की विचारधारा पे चलने वाले हमें महात्मा गांधी का अपमान न बताएं। महात्मा गांधी का क्या अपमान हो रहा है इसमें जरा समझाएं। ये तो बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कैमरा संजय पांडे के साथ रूही खान, टीवी 100 दिल्ली। उधर G20 की दूसरी बैठक आज उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में शुरू हो चुकी है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। इस बैठक में G20 समूह के देशों के प्रतिनिधि वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर मंथन हो रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आज ये समस्या दुनिया के सभी देशों में व्याप्त है, इसलिए इस समस्या का समाधान निकालना बेहद जरूरी है, जिसमें एक बैठक पूर्व में हो चुकी है, दूसरी बैठक उत्तराखंड में चल रही है और तीसरी बैठक किसी और राज्य में होनी है। G20 में जो आज एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक थी, ये सेकंड बैठक थी। पहली एक हो चुकी है, ये दूसरी है और तीसरी हमारी कलकत्ता में होने वाली है। ये छोटी बात नहीं है, ये बीज भी हमने ही एक किस्म से बोया है। आज पूरा विश्व जो है उसको करप्शन दीमक की तरह से चाट रहा है। हम जब कह रहे हैं कि एक धरती है, एक परिवार है और हमारा एक भविष्य है, तो इसका मतलब पूरे संसार को हम अपना मानते हैं और जो करप्शन नामक दीमक आज लगी हुई है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, उसको कैसे साफ किया जाएगा, उसकी सफाई कैसे होगी, इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति धीरे धीरे बनती जा रही है। 2018 में मोदी जी ने मांग उठाई थी कि इस पर हम सबको एक होना चाहिए। कई बातें कही थी, चाहे भगोड़े हैं या कोई भी हैं, एक दूसरे देश को सम्मान करते हुए उन्हें लौटाना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। आज धीरे धीरे पूरा संसार करप्शन एंटी करप्शन जो ग्रुप है इस पर जो काम कर रहा है, इस पर लगभग सहमति सारे विश्व की बन गई है और विश्व की सहमति बनते हुए एक मैं कहता हूं कि ऐसा विश्व हमारे सामने आएगा जहां करप्शन नामक दीमक का अच्छी तरह से रोकथाम हो जाएगी और वो कभी भी फिर इंटरनेशनल लेवल पर परेशानी पैदा नहीं करेगा। इस खबर पर और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का ये सूत्र लिए उत्तराखंड की धामी सरकार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है। टूरिज्म के क्षेत्र में भी उत्तराखंड सरकार नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में देहरादून से दिल्ली तक का सफर मात्र 2 घंटों में सिमट जाएगा। इसके अलावा हेली सेवाओं के क्षेत्र में भी अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में अक्टूबर माह में इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन किया जाएगा। अपार संभावनाएं और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो आने जाने वाली सड़कें हैं, कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ने वाली सड़कें हैं, कनेक्टिविटी है, उसको तेजी से बढ़ाए। अभी हालांकि 4 धाम जाने वाली सभी सड़कें हमारी अच्छी हो गई हैं। इसी प्रकार से यहाँ से हरिद्वार से ऋषिकेश जाना हो, देहरादून से हरिद्वार जाना हो या आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून आना जाना हो, ये सड़कें किस प्रकार से तेज गति से आगे बढ़ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले सालों में देहरादून से दिल्ली जाने वाला सफर मात्र 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा। इस प्रकार से सड़कों का क्षेत्र हो, हेली सेवाओं का क्षेत्र हो, रेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमने उद्योग क्षेत्र के लोगों के साथ भी कल एक बड़ी बैठक उद्योग मित्रों की हमने रुद्रपुर में आयोजित की थी, जिसमें
जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले हमारे विभिन्न विभिन्न समूह हैं, उन समूहों की अगर कोई आवश्यकता है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उस समस्या का हम परस्पर मिलकर आपसी संवाद से उनका समाधान करें। एक अच्छे माहौल में बैठक हुई है और आने वाले समय में हम बड़े औद्योगिक समूहों को उत्तराखंड में आने के लिए आमंत्रित करते हैं और इसके लिए हम इन्वेस्टर समिट भी अक्टूबर माह में करने की हमारी योजना है। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम सभी लोगों को बुलाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जिस तरह से G20 का सम्मेलन चल रहा है उत्तराखंड में, ऐसे में G20 समूह के देशों के प्रतिनिधि लगातार वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर मंथन कर रहे हैं। इस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी हो गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए लगातार सपना मेरे साथ स्टूडियो से बनी हुई है। सपना, हम अगर बात करें भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर, जिस तरह से तमाम जो देश हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड में G20 में इस तरह का जब सम्मेलन हो रहा है, ये माना जाए कि आने वाले दिनों में इस पर लगाम लगता हुआ नजर आएगा। देश और दुनिया में जिस तरह से ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है वो दूर होगी। जो जिस तरीके से अभी बयान भी सामने आया है मंत्री की ओर से, जो बड़ा बयान दिया गया है, केंद्रीय मंत्री की ओर से बड़ा बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि जो भ्रष्टाचार है वो एक दीमक है और उसे खत्म किया जाना चाहिए और उसको लेकर लगातार पहल भी की जा रही है और उसको लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार भी काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो लगातार इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी काफी सक्रिय हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी इसको लेकर कई सारी बैठकें भी की गई है। और अब जिस तरीके से G20 में जो एंटी करप्शन इसको लेकर पूरा मामला सामने आया कि किस तरीके से बैठक की गई है और बैठक में जो है भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात की गई है और भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर एक बड़ा आश्वासन दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये धरातल पर होगा और इस पर काम किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जो है कोई भी सरकार हो, जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार भी इसको लेकर सक्रिय नजर आ रही है, ऐसे में जब ये देश और दुनिया की, जैसा कि अभी हम बात करें, जब देश के लेवल पे बात होती है किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कैसे लगाम लगाई जाए, लेकिन जब ये दो देशों के बीच की अगर बात हो जाती है, उस पर लगाम लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो ये समझा जाए कि इस चुनौती का जो सामना है वो कर पाएगी। देखिए, अब तक देखा गया है कि उत्तराखंड में जितने भी विकास के काम हुए हैं धामी सरकार की तरफ से हुए हैं और किए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड कुछ समय से त्रासदी से भी जुड़ा हुआ है। जैसे बद्रीनाथ मास्टर प्लान की मैं बात करूं, उसके बाद में अगर और विकास कार्यों की बात करूं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है अभी G20 की बैठकें चल रही हैं। तो G20 की बैठक चल रही है जिसमें कि कई सारे जो प्रतिनिधि हैं उत्तराखंड आ रहे हैं, उत्तराखंड आए हैं, मौजूद हैं, मेहमान नवाजी हो रही है और जो संस्कृति है उसको जानने का मौका मिल रहा है। उत्तराखंड की संस्कृति से, उत्तराखंड के खान पान से जुड़ने का मौका मिल रहा है और साथ ही साथ जो है टूरिज्म का एक हब जो है उत्तराखंड बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड टूरिज्म का हब है। तो किस तरीके से विकास जो सीएम धामी के देखरेख में लगातार उत्तराखंड प्रगति करता जा रहा है, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार में लगातार जो है उत्तराखंड प्रगति के रास्ते पर, और मुझे विश्वास है आने वाले समय में भी बिल्कुल इस पर लगाम लगे। इसको लेकर इस सम्मेलन में जो है मंथन भी हो रहा है। आपके पास लौटूंगी, चलिए आगे बढ़ेंगे। देश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल चुकी है। ये वंदे भारत ट्रेन उत्तराखंड के लिए चलाई जाएगी। इस राज्य के लिए ये पहली वंदे भारत ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी देकर रवाना किया और दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसकी रवानगी की गई है। दिल्ली के लिए ये छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। दिल्ली से अजमेर, वाराणसी, कटरा, भोपाल और अंदौरा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस पहले से ही चलाई जा रही है। हालांकि उत्तराखंड के लिए ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और भारत के लिए 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ये ट्रेन देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून के लिए चलेगी। इस ट्रेन में विश्व स्तरीय सुविधाएं मौजूद हैं। ये एक आरामदायक यात्रा की सुविधा देती है। इसमें कवच तकनीक भी विकसित किया गया है। दिल्ली देहरादून के लिए जाने में अब सिर्फ
4 घंटे 45 मिनट का ही समय लगेगा। इसका परिचालन 29 मई से शुरू होगा। इस बीच सपना भी लगातार बनी हुई है मेरे साथ। सपना, जिस तरह से एक के बाद एक हम देख रहे हैं वंदे भारत की सौगात मिल रही है, ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या जो हम अक्सर देखते थे कि अगर किसी को उत्तराखंड जाना है तो बहुत टाइम लग जाता था, जबकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन पहाड़ी राज्य है तो ऐसे में काफी दिक्कतें होती थी। लेकिन वंदे भारत के परिचालन यहाँ पर शुरू होने से ये समझा जाए कि वहाँ के लोगों को या जो टूरिस्ट हैं उनको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है, खासतौर पर दिल्ली से जो उत्तराखंड की तरफ जाते हैं। जो पीएम मोदी ने सौगात दी है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कई राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है और वंदे भारत एक्सप्रेस को जिस तरीके से सौगात देने का जो सिलसिला है पीएम मोदी का अनेक राज्यों में वो जारी है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है, जिसकी वजह से लोगों का समय बचेगा, लोगों के पैसे बचेंगे और साथ ही साथ एक टूरिज्म हब भी बनेगा। वो जो एरिया है या वो पर्टिकुलर जगह है या वो स्टेट है, वो एक हब बनेगा, यहाँ पर टूरिज्म का विकास होगा। सपना, मैं यहाँ पे आपको टोकूंगी क्योंकि जो आपने खर्चे की बात की कि जो है बहुत कम खर्चा लगेगा। हालांकि जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें तमाम तकनीकी सुविधाएं हैं और वो तमाम सुविधाओं से लैस होने की वजह से उसकी जो कीमत है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में ये कहना गलत होगा कि जो है बहुत कम पैसा खर्च करके आप जो है जा सकते हैं। जो भी सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, जो सुविधा है वो ये है कि आप जो है कम दूरी किस तरीके से उसको मेंटेन किया जाए, कैसे आप कम से कम समय में उत्तराखंड पहुंच सकते हैं दिल्ली से, इसको लेकर एक बड़ी ये उपलब्धि जरूर है। और ऐसे में उत्तराखंड को ये पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है, तो ये काफी जो है खुशी की बात उत्तराखंड के लोगों के लिए जरूर है। देखिए पूजा, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी। जी पूजा, मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगी, खर्चे से मेरा मतलब ये है कि जो आप प्लेन का खर्चा करते हैं एक जाने में, तो उसी के बराबर जो खर्चा है वो आपका यहाँ पर लगेगा, क्योंकि सुविधाएं हैं। अब सुविधाएं आपको अच्छी मिल रही हैं, तकनीकी मिल रही है, सब तरह की सुविधाएं मिल रही है, तो उस सुविधाओं के चलते मैं ये पूरा कहना चाहती हूँ कि मैं उस बात ठीक है सपना, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसे हरी झंडी दिखाई है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ जिस तरह से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जगहों पर खुद प्रधानमंत्री जो है मौजूद रहे जब वंदे भारत एक्सप्रेस जो है तमाम राज्यों के लिए शुरू की गई, लेकिन जब यहाँ पर वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री जुड़े, साथ ही साथ जो है अगर हम बात करें रेल मंत्री की अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। और यहाँ के लोगों के लिए काफी बड़ी बात है कि इसकी सौगात यहाँ के लोगों को मिली है। दूरी की बात की जाए तो 4 घंटे 45 मिनट में जो है आप उत्तराखंड यानी कि देहरादून पहुंच सकते हैं दिल्ली से। और साथ ही साथ अगर हम सहारनपुर की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, मेरठ की बात करें, ये तमाम वो स्टॉपेज दिए गए हैं जहां पर आप जो है आसानी से इस वंदे भारत ट्रेन का जो है मदद ले सकते हैं, अपनी जो यात्रा है उसको और ज्यादा सुविधाजनक बना सकते हैं। उधर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत और भी बिगड़ गई है। अब उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है। सत्येंद्र जैन को एलएनजेपी अस्पताल में आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। वहीं सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, जो इंसान जनता को अच्छा इलाज और अच्छी सेहत देने के लिए दिन रात काम कर रहा था, आज उस भले इंसान को एक तानाशाह मारने पर तुला है। उस तानाशाह की एक ही सोच है, सबको खत्म कर देने की। भगवान सब देख रहे हैं, वो सबके साथ न्याय करेंगे। ईश्वर से सत्येंद्र जैन के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। भगवान उन्हें इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति दे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने ट्वीट कर यूपी सरकार से सवाल पूछा, फर्जी एनकाउंटर वाली सरकार ये बताए कि तमंचे की आपूर्ति कहां से हो रही है, जो गोलीबारी की घटना के रूप में मुख्यमंत्री के आवास के पास तक पहुंच गई है। दरअसल राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र के नरही बाजार में मोबाइल व्यापारी को खुलेआम रोड पर कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, जो कि मुख्यमंत्री आवास से महज 1.5 किलोमीटर दूर है। इसी घटना पर अखिलेश ने ट्वीट कर योगी सरकार को घेरा है। उधर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार से सवाल पूछा, फर्जी एनकाउंटर वाली सरकार ये बताए कि तमंचे की आपूर्ति कहां से हो रही है, जो गोलीबारी की घटना के रूप में मुख्यमंत्री के आवास के पास तक पहुंच गई है। दरअसल राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र के नरही बाजार में मोबाइल व्यापारी को खुलेआम रोड पर कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, जो कि मुख्यमंत्री आवास से महज 1.5 किलोमीटर दूर है। इसी घटना पर अखिलेश ने ट्वीट कर योगी सरकार को घेरा है।
इसी के साथ आज दिन भर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।